वो कम लेकिन बेबाक बोलते हैं। विवाद कैसा भी हो, वो विचार रखने से कतराते नहीं हैं। मन की कहते हैं और खुलकर कहते हैं। वो मीम और भीम की सियासत भी करते हैं, लेकिन सबके साथ का सपना देखते हैं। वो खुद को मुसलमानों की आवाज मानते हैं, लेकिन विरोधी उन्हें वोट कटुआ कहते हैं। एक मर्तबा मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। तारीख थी 22 जनवरी 2024 की। वक्त शाम 6:45। एक और देश अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के जश्न में डूबा था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की आवाज तल्ख थी। वो देश को 6 दिसंबर 1992 की याद दिला रहे थे। अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंथ की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। सिर पर टोपी, चेहरे पर चित परिचित दाढ़ी, आंखों में वही चश्मा और शब्दों में वही तलखियां। ओवैसी जो कह रहे थे वो देश ने सुना, लेकिन वो जो नहीं कह रहे थे वो शायद ये था कि 6 दिसंबर की याद दिलाकर वो मुसलमानों को ये एहसास करवा रहे थे कि अगर उनका कोई सच्चा रहनुमा है तो वो सिर्फ ओवैसी है। अब एक और तस्वीर आप देखिए। ये तारीख थी 6 मई 2025 की और वक्त दोपहर के 1:43 का। बातें यहां भी सियासी थी। चेहरे पर वो पुरानी वाली दाढ़ी भी थी, आंखों पर चश्मा भी था, तेवर भी कुछ ऐसे ही थे, लेकिन एक चीज बदल गई। इस बार सिर पर टोपी की जगह तिरंगे वाली पगड़ी ने वो जगह ली और मोतिहारी की धरती से ओवैसी ने आतंकवाद के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। राजनीति में इंसान नहीं बदलते हैं, राजनीति में मुद्दे भी कभी कभार ही बदलते हैं, लेकिन अगर कुछ सिर के बल अगर उलटता हुआ नजर आता है सियासत में, तो उसका मतलब है कि कुछ खास है, और इसका मतलब होता है मुद्दों के इस्तेमाल का वक्त। देश जब पहलगाम के दर्द में डूबा था, जब देश बदले की आग में सुलग रहा था, तब ओवैसी अपने सियासत का वो रंग देश को दिखा रहे थे जिसकी आदत अब तक देश को नहीं थी। हालांकि उनकी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ओवैसी पाकिस्तान की धरती पर बैठकर पाकिस्तान को आईना दिखाने वाले नेताओं में से एक है, लेकिन राजनीति के रोशनदान में उनकी जो तस्वीर लोगों ने अब तक देखी है वो अलग है। उनकी जो छवि देश ने देखी थी वो एक मुस्लिम परस्त सियासतदां की थी, एक ऐसा शख्स जो देश के संविधान को सर्वोपरि मानता है, लेकिन जब बात धर्म की आती है तो उसी संविधान का एक हिस्सा दिखाकर अपने धर्म के लोगों को टारगेट करने का आरोप लगाते भी देर नहीं करता। एक ऐसा शख्स जो जय भीम जय मीम की बात करता है, लेकिन जब किसी समुदाय विशेष का व्यक्ति किसी जाति विशेष वाले को टारगेट कर देता है तो ज्यादा कहने से बचते ये नजर आते हैं। वो एक ऐसे नेता की छवि गढ़ते हैं जो मुस्लिम वोट बैंक की दावेदारी करने वाले नेताओं और पार्टियों को चुभते हैं। वो एक ऐसे नेता है जो हैदराबाद तेलंगाना से बाहर कदम रखते ही बीजेपी की बी टीम कहलाते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी हो या फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी हो या फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस, इनके आते ही सियासत विरोधियों की बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि सबको मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारे का डर सताने लगता है। तो वही दूसरी ओर बीजेपी उन्हें मुस्लिम परस्त और उनकी पार्टी का रजाकारों से जोड़कर सियासत को नकारने की कोशिश करती है, लेकिन विरोध की हर आवाज को दरकिनार करते हुए ओवैसी ने अपना सियासी कदम हैदराबाद से बिहार तक बढ़ाया, और ये कद इतना बढ़ गया कि कल तक उन्हें कूचने वाले भी उनके सियासी साथ ही सोचने लगे। 13 मई 1969 को हैदराबाद में जन्मे असदुद्दीन ओवैसी ने उस्मानिया विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। हायर स्टडीज के लिए वो लंदन गए, वही बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। उनकी पत्नी फरहीन ओवैसी है, एक बेटा और 5 भाइयों के पिता ओवैसी हैं। दक्षिण भारत में असदुद्दीन ओवैसी की सियासत धमक को 2004 में पहली बार महसूस किया गया जब वो हैदराबाद से सांसद बने। हालांकि राजनीति की शुरुआत वो पहले ही कर चुके थे। 1994 में आंध्र प्रदेश की 4 मीनार सीट से उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और जीते भी, लेकिन 2004 में सांसद बनने के बाद 2009, 14, 19 और 2024 में वो हैदराबाद से ही सांसद बनते भी नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के राष्ट्र अध्यक्ष हैं। उनके पिता सलाउद्दीन ओवैसी भी 2 दशक से ज्यादा समय तक हैदराबाद के सांसद रहे थे, और अब असदुद्दीन ओवैसी भी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के दादा अब्दुल वहीद ओवैसी ने राजनीतिक पार्टी
जो है उसका निर्माण किया था, जिसे बाद में AIMIM कर दिया गया। इसे 1957 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादे मुस्लिमीन के तौर पे शुरू किया। वहीं अभी इसी पार्टी के अध्यक्ष ओवैसी हैं। असदुद्दीन के भाई अकबरुद्दीन तेलंगाना विधानसभा के सदस्य, उनके सबसे छोटे भाई बुरहानुद्दीन ओवैसी इत्तेमाद के संपादक भी हैं। अभी तक ओवैसी सिर्फ मुस्लिमों और दलितों की सियासत करते नजर आए। वो सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थानों में पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण का भी समर्थन करते आए हैं और ये भी कहते हैं कि वो हिंदुत्ववादी विचारधारा के खिलाफ हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ वो नहीं है। लेकिन पहलगाम के बाद जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया, देश हो या परदेश हो, उन्होंने खुल करके पाकिस्तान के आतंकी चरित्र का खुलासा किया और भारत पाकिस्तान की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश का पर्दाफाश किया। इसके बाद उनके सियासत का राष्ट्रवादी रंग कईयों की नींद उड़ा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी वैसे तो भारतीय राजनीति के एक दिलचस्प किरदार हैं, क्योंकि संघ परिवार उन्हें जिन्ना की मुस्लिम लीग का वारिस साबित करने में जुटा रहता है, तो वही दूसरी ओर बीजेपी के विरोधी ओवैसी को बीजेपी की ही बी टीम कह देते हैं। लेकिन ओवैसी का नया रूप इन दोनों के लिए चुनौती बन सकता है, इसलिए इसकी चर्चा भी अब ज्यादा हो रही है। पहलगाम हमले के बाद ओवैसी ने देश से अपील की कि धर्म चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने भारत में खून खराबे की धमकी दी, तो ओवैसी उन्हें इतिहास का पाठ पढ़ाने से चूके नहीं। ओवैसी ने बिलावल को याद दिलाया कि उनकी मां की हत्या भी आतंकवादियों ने ही की थी, इसलिए बिलावल को सच को समझना पड़ेगा। ओवैसी के इस नए रूप की सोशल मीडिया पर जमकर वाहवाही हो रही है और ओवैसी का ये चेहरा देश में तथाकथित सेक्युलर्स की परेशानी बढ़ा सकता है। ये बात अब ओवैसी के विरोधी बखूबी समझने लग गए हैं। शायद इसलिए कल तक गठबंधन के लिए राजनीति में अछूत समझे जा रहे ओवैसी को लेकर बिहार में संभावनाएं तलाशी जाने लगी हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की बिसात पर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी और ओवैसी के AIMIM को बहुतों का गणित बिगाड़ने वाला माना जाने लग गया है। इसलिए खबर यह भी है कि इस बार के चुनाव में शायद RJD और कांग्रेस अपने महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी को भी एंट्री दे दे। कहा यह जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM सीमांचल क्षेत्र की 24 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है। पिछले चुनाव में ओवैसी के 5 विधायक सीमांचल से जीत कर आए और ओवैसी ने जो वोटों का वहां बंटवारा किया, उसकी वजह से 24 में से 14 सीटों पर NDA को जीत मिली। हालांकि बाद में तेजस्वी यादव ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों को अपने साथ मिलाने में कामयाब भी रहे, लेकिन अब तक वो समझ चुके हैं कि ओवैसी की पार्टी की सीमांचल में जीत कोई तुक्का तो नहीं थी। ओवैसी का सियासी अंदाज कई मुस्लिम वोटर्स के मन में जगह बनाने अब लग गया है और अब उनका राष्ट्रवादी अंदाज शायद उन्हें उन हिंदुओं के मन में भी उतारने में मदद करे जो कांग्रेस और RJD के कोर वोटर्स हैं। जानकारों को लगता है कि ओवैसी ने नया रूप भी बेहद सोच समझ करके आगे बढ़ाया। ओवैसी राजनीति की नब्ज को पकड़ना चाहते हैं और उन्हें अच्छे से पता था कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर पर्यटकों की जान ली, उससे हिंदू वोटर्स का एकजुट होना तय है। ऐसे में पाकिस्तान के आतंकवादियों को गाली देकर ओवैसी के लिए उन हिंदुओं के मन में जगह बनाना आसान होगा। तो ओवैसी ने वक्त की नजाकत को समझा, तेवर बदला और सिर्फ मुस्लिम की बात ना कहकर अब वो देश की बात कहने लग गए हैं। हालांकि देश की सियासत में वक्फ हो, मुस्लिमों के लिए आरक्षण हो, जातीय जनगणना जैसे मुद्दे हो, वो इम्पोर्टेंट है। ना उनकी बातें बदली न तेवर, लेकिन अपनी नई छवि से ओवैसी अब बड़े वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। तो वोटर जिसके लिए देश हित सर्वोपरि है, वो वोटर जो जाति से पहले देश देखता है, वो वोटर जो धर्म से पहले देश हित की बात करता है। और अब इस वोटर के मन में ओवैसी का चेहरा भी उतना ही गहरा है जितना किसी और का। तो आज वोट कटुआ समझे जाने वाले ओवैसी कल किंग मेकर बन जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और वैसे भी पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। तो आज की व्यक्ति विशेष में बात हम असदुद्दीन ओवैसी की कर रहे थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमसे जुड़िए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट YouTube पे शिखा ठाकुर न्यूज़ ओपीडी आपको टाइप करना है और हमें आप सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।